हे गाइस, इट्स मी जॉय बॉय और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल के एक और नई वीडियो में। और आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा ही खास और इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले एक नई सीरीज़ की, और उस सीरीज़ का नाम है वन पीस आर्क रिव्यू। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना। इस सीरीज़ में हम वन पीस के जितने भी आर्क हैं उसका मैं समरी यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और बाद में मैं उसके बारे में क्या सोचता हूँ मैं अपना ओपिनियन देने वाला हूँ। और आज की इस वीडियो में हम वन पीस के सबसे स्टार्टिंग आर्क रोमेंस डॉन आर्क को ही एक्सप्लेन करने वाले, उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बस एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि इस वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं करना ये मैं हमेशा की तरह आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस आर्क को स्टार्ट करने से पहले हमें एक सीन दिखाया जाता है, एक स्टोरी लाइन दिखाई जाती है, जिसमें एक टाउन के बीच में एक पायरेट को एग्जीक्यूट किया जाता है। दरअसल वो पायरेट होता है पायरेट किंग गोल्डी रोजर, जिसके पास वेल्थ, फेम, पावर सभी चीज़ें होती है। फिर पता नहीं उसे वर्ल्ड गवर्नमेंट किस तरीके से वहाँ पे अरेस्ट की होती है, और वहाँ पे उसे एग्जीक्यूट किया जाता है इतने सारे लोगों के बीच में। और जब उसे उसके लास्ट वर्ड, लास्ट मैसेज के बारे में पूछा जाता है, तो वो अपने लास्ट मैसेज में अपने खजाने के बारे में बताता है, जो उसके लाइफ टाइम का खजाना होता है, और उस खजाने का नाम होता है वन पीस। और वहाँ पे जितने सारे लोग होते हैं जो इस खजाने के बारे में सुनते हैं, वो सभी लोग निकल पड़ते हैं उस खजाने की तलाश में, उसे ढूंढने के लिए। और जिसके बाद ही वहाँ पे स्टार्ट होता है पायरेट एरा की। उसके बाद हमें एक विलेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक पायरेट शिप को आए हुए पूरे 1 साल हो गया होता है, और वो उस विलेज में रह रहे होते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि उनके उस पायरेट शिप में एक बच्चा होता है, जिसका नाम होता है मंकी डी लूफी, जो कि उसी विलेज का होता है। और वो उन पायरेट्स को वहाँ पे प्रूफ कर रहा होता है कि वो भी पायरेट बनने के लायक है, और वो उनके ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है। लेकिन उनके ग्रुप के जितने भी पायरेट्स होते हैं ना, वो लोग इस बात को नहीं मानते और उसके इस पागलपंती के ऊपर हंस रहे होते हैं। और तभी जब लूफी देखता है कि उसकी बातों को कोई भी सीरियस नहीं ले रहा, तो वो उसके हाथ में जो नाइफ होता है वो उसके आँख के नीचे घुसा देता है। और ये देखने के बाद जितने भी वहाँ पे पायरेट्स हैं वो शॉक हो जाते हैं और थोड़ा सा घबरा जाते हैं। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी के सभी लोग एक बार में इकट्ठे होते हैं, जो कि उसी टाउन का होता है, और वहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं लूफी की इस पागलपंती के ऊपर। और जो उनका कैप्टन होता है, जिसका नाम होता है रेड हेयर्ड सैंक, वो लूफी को डांट रहा होता है उसकी इस पागलपंती के लिए। जो लेकिन लूफी होता है वो वहाँ पे बोलता है कि उसको भी एक पायरेट बनना है, लेकिन जो पायरेट का कैप्टन सैंक होता है वो उसको मना कर देता है, बोलता है कि तुम्हें तैरना नहीं आता, और ये एक पायरेट की बहुत बड़ी कमजोरी है। और लेकिन जो लूफी होता है वो बोलता है कि हमें तो वैसे भी बोट के ऊपर ही रहना है, तो फिर तैरने की तो ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, और ऊपर से मेरी जो फाइटिंग स्किल है वो भी काफ़ी बढ़िया है। ये सब चलता ही रहता है। लूफी उस पायरेट के कैप्टन को मनाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसका जो कैप्टन है सैंक, वो उसकी बात को मानने के लिए रेडी ही नहीं होता। फिर हमें सीन दिखाया जाता है कि इन्हीं सभी के बीच बार में एक बंदी की एंट्री होती है, जो कि होता है माउंटेन बैंडिट्स का लीडर ह्यूगुमा। वो बार की ओनर माकिनो के पास जाता है और उसको बोलता है कि उसको 10 बैरल सिक्स चाहिए, लेकिन जो माकिनो होती है वो उसको बताती है कि जितने भी सिक्स थे वो ख़त्म हो चुके हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो ह्यूगुमा होता है वो साइड में बैठे सैंक की तरफ देखता है और बोलता है कि जो ये पी रहे हैं वो क्या है। तभी सैंक बोलता है कि ये सेक की बोतल है, और जितने भी सेक के बैरल्स थे वो हम ही लोगों ने खरीदे हैं, और अभी ये लास्ट बोतल बची, अगर तुम चाहो तो तुम इसे रख सकते हो। तभी हमें दिखाया जाता है जो ह्यूगुमा है वो उसी बॉटल को सैंक के सर पे दे मारता है। और तभी हमें सीन दिखाया जाता है कि वहाँ पे बार पे जितने भी पायरेट्स होते हैं, जो कि सैंक के पायरेट होते हैं, वो सभी वहाँ पे शॉक हो जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि इस चीज़ से सैंक को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता, और उसका ध्यान नीचे जो फ्लोर रहता है वो गीला हो गया होता है उसके ऊपर होता है, और वो उस फ्लोर को साफ़ करने लग जाता है। लेकिन जो बार की ओनर माकिनो होती है वो उसको इस चीज़ के लिए रोकती है, बोलती है कि मैं साफ़ कर लूँगी, लेकिन जो सैंक है वो फ्लोर को साफ़ करने लग जाता है। और ह्यूगुमा को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो उसको बताता है कि उसके ऊपर 80 मिलियन बैली का जो बाउंटी है वो है, और उसने इससे पहले 56 लोगों को मौत के घाट उतार के रखा है, तो वो उसको हल्के में ना ले। लेकिन इस बात पे भी सैंक का बिल्कुल भी कोई एक्शन नहीं होता, मतलब वो इस चीज़ पर भी बिल्कुल ध्यान नहीं देता और इग्नोर कर देता है। और वो बोलता है कि अच्छा, तो तुम्हें साफ़ सफाई करना इतना पसंद है, तो वो अपना स्वॉर्ड निकालता है और जो टेबल में ग्लास के पड़े होते हैं वो उसे तोड़ के नीचे गिरा देता है, और बोलता है कि अगर तुम्हें साफ़ सफाई करना इतना ही पसंद है तो इसे भी साफ़ करो। और इतना बोलने के बाद वो वहाँ पे अपने चंटर बंटर दोस्तों के साथ निकल जाता है बार के बाहर। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो बार की ओनर है वो सैंक से पूछती है क्या तुम ठीक हो, तो जो सैंक है वो बोलता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सुनने के बाद जितने भी उसके क्रूमेट्स होते हैं पायरेट, वो सारे हंसने लगते हैं, उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। और ये देखने के बाद जो सैंक होता है वो भी मजाक उड़ाने लगता है और अपने ऊपर हंसने लगता है। और तभी
तभी हमें दिखाया जाता है कि ये सब चीज़ें लूफ़ी को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो बोलता है क्या तुम मर्द नहीं हो, तुमने उसके साथ फाइट क्यों नहीं किया, और वो गुस्से से वहाँ से जाने लगता है। और जो सैंक है वो उसका हाथ पकड़ के उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि जो लूफ़ी है उसका हाथ वहाँ पे स्ट्रेच होता है, जैसे कि रबड़ को हम स्ट्रेच करते उसी तरीके से उसका हाथ लंबा हो जाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे जितने भी पायरेट्स होते हैं, यहाँ तक कि शैंक, माकिनो, यहाँ तक कि लूफ़ी भी खुद शौक हो जाते हैं कि भाई आखिर ये हो क्या रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो उसके क्रूमेट्स होते हैं वो सब समझ जाते हैं, सैंक भी समझ जाता है कि ये किस चीज़ का इफेक्ट है, और वो लोग उस बॉक्स को चेक करने लगते हैं जहाँ पे वो डेविल फ्रूट पड़ा हुआ था। दरअसल लूफ़ी वहाँ पे डेविल फ्रूट खा लेता है जिसका नाम होता है द रबर फ्रूट, और उसी के बाद जो लूफ़ी है उसका हाथ इतना लंबा होने लग जाता है और वो उस बॉक्स को चेक करते तो वो बॉक्स खाली होता है, और वो उसे डेविल फ्रूट का जो फोटो होता है वो दिखा और पूछते हैं क्या तुमने इसे खाया है, या तो लूफ़ी बोलता है क्या वो डेजर्ट नहीं था, मैंने उसे खाया है, उसका जो टेस्ट था वो थोड़ा ख़राब था। और ये सुनने के बाद जो जितने भी वहाँ पे लोग हो रहते हैं वो सब रोने पड़ जाते हैं, और हमें दिखाया जाता है कि जो सैंक है वो उसे रोते रोते एक्सप्लेन करता है कि अगर उस डेविल फ्रूट को जो भी खाता है तो उसके साथ क्या क्या होता है। और भाई उस टाइम पे जो सैंक का चेहरा था ना भाई, वो बिल्कुल देखने लायक था। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो लूफ़ी होता है वो वापस से उस बार में जाता है, और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि इस बार वो बार पूरा खाली होता है और वहाँ पे सिर्फ माकिनो होती है और लूफ़ी वहाँ पे बोलता है क्या वो लोग वहाँ से चले गए, और वो उन्हीं चीज़ों के बारे में बात कर रहा होता है, और वो माकिनो को बताता है कि वो अभी भी सैंक से नाराज़ है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि उस बार में फिर से एंट्री होती है माउंटेन बैंडिट्स के लीडर ह्यूगमा की, और वो बार में घुसते ही बोलता है कि इस बार वो पायरेट यहाँ पे नहीं है। तभी हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ के पे उस बार की जो ओनर होती है माकिनो, वो दौड़ते हुए उस टाउन के मेयर के पास जाती है और बोलती है लूफ़ी खतरे में। फिर हमें एक और नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि एक जगह पे जो टाउन के मेयर है और माकिनो वो माउंटेन बैंडिट्स के सामने खड़े होते हैं, और लूफ़ी को हम लोग ज़मीन में देखते हैं और वो काफ़ी बुरी तरीके से वहाँ पे लूफ़ी की धुलाई कर रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है कि जो उस विलेज का जो मेयर होता है वो उन बैंडिट्स से के जो लीडर होते हैं उससे माफ़ी मांगता है और बोलता है मुझे पता नहीं लूफ़ी ने क्या किया, लेकिन मैं उसकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। और वो उससे लूफ़ी को छोड़ने को कहता है, लेकिन जो माउंटेन का बैंडिट्स होता है वो बोलता है कि अभी बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है और मैं इस बच्चे को नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि इसने मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा दिला दिया है। और हमें दिखाया जाता है कि वो वहाँ पे काफ़ी बुरी तरीके से लूफ़ी को पीटते ही रहते हैं। और जिस तरीके से हम यहाँ पे रबर के साथ खेलते हैं उसी तरीके वो लूफ़ी के साथ खेल रहे होते हैं, और लूफ़ी वहाँ पे उसके साथ लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तब भी उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। वो लूफ़ी को अपने पैरों तले दबा देते हैं, और तभी हमें दिखाया जाता है कि उस टाउन का जो मेयर होता है वो अपने घुटनों पे बैठ जाता है और अपने सर को ज़मीन में रखते हुए उससे बोलता है कि प्लीज़ इस बच्चे को जाने दो। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एंट्री होती है द ग्रेट रेड हेयर्ड शैंक की। शैंक वहाँ आते ही बोलता है कि तभी मैं सोचूं वहाँ पे कोई हमारा स्वागत करने क्यों नहीं आया था। और तभी शैंक वहाँ पे जमीन पे लेटे हुए लूफ़ी की टांग खींचते हुए बोलता है क्या हो गया लूफ़ी, तुम्हारा पंच फायर पिस्टल की तरह स्ट्रांग नहीं है क्या। और तभी जो लूफ़ी होता है उसका रिएक्शन कुछ इस टाइप का होता है, और हमें दिखाया जाता है कि जो वहाँ पे बैंडिट्स का लीडर होता है वो शैंक की तरफ देखता है और बोलता है पायरेट्स तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें इस टाउन को इस समय साफ करने जाना चाहिए। लेकिन जो शैंक होता है वो उसकी तरफ देखकर बोलता है आई सजेस्ट तुम्हें लूफ़ी को अभी छोड़ देना चाहिए। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे जो शैंक्स होता है वो बैंडिट्स के लीडर की ओर आगे बढ़ता होता है। तभी हमें दिखाया जाता है उन्हीं बैंडिट्स का जो एक चमचा होता है वो शैंक के ऊपर गन तान देता है, और हमें दिखाया जाता है वहाँ पे शैंक को डराने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पे शैंक के क्रू का एक मेंबर आ जाता है जिसके हाथ में गन होता है, और वो उस बैंडिट्स का जो मेंबर होता है उसके ऊपर गन फायर कर देता है। और तभी हमें दिखाया जाता है जब वहाँ पे वो उसके ऊपर फायर करता है तो वहाँ पे सभी के सभी लोग शॉक हो जाते हैं, यहाँ तक कि जो बैंडिट्स के चंटर बंटर लोग होते हैं वो भी शॉक हो जाते हैं। और तभी हमें वहाँ पे दिखाया जाता है कि जो शैंक के क्रूमेट्स होते हैं, जो उसके पायरेट्स होते हैं, वो सभी वहाँ पे आ गए होते हैं। और तभी हमें वहाँ पे दिखाया जाता है कि जो शैंक होता है वो इस बार सीरियस मोड में आ जाता है, और वो बोलता है कि बैंडिट्स मेरी बातों को ध्यान से सुनो, अगर तुम मेरे ऊपर पानी गिरा देते हो या मेरे ऊपर खाना फेंक देते हो या तुम मेरे साथ जो भी करो आई कैन लॉफ इट ऑफ, लेकिन अगर तुम मेरे दोस्तों को परेशान करोगे चाहे उसके पीछे कोई भी कारण हो तो मैं बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूँगा। तभी हमें लूफ़ी को दिखाया जाता है जो शैंक की तरफ देख रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है उस बैंडिट्स के लीडर को जो शैंक की इस धमकी के बाद उसके ऊपर हंस रहा होता है और बोलता है तुम मुझे बिल्कुल भी माफ़ नहीं करोगे, तुम पायरेट्स का झुंड जो दिन भर एक शिप के ऊपर इधर से उधर घूमते हो
और तुम मुझे चैलेंज करते हो। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो बैंडिट्स की आर्मी होती है वो सैंग के ऊपर टूट पड़ती है, लेकिन तभी सैंग के टीम का एक मेंबर होता है, वो वहाँ सैंग के आगे आ जाता है और जितने भी बैंडिट्स वहाँ पे सैंग के ऊपर टूट पड़ते वो सभी को एक एक करके मारने लगता है और काफ़ी बुरी तरीके से वहाँ पे सभी को ढेर कर देता है। और जो सैंग के क्रू का मेंबर होता है जिसने उन सभी की धुलाई करी होती है, वो उनका जो लीडर होता है उसको कहता है कि अगर तुम्हें हमारे साथ फाइट करना है तो फ्लीट ऑफ मेरिन को अपने बैकअप के लिए बुला लो। और तभी हमें ये दिखाया जाता है इस डायलॉग के बाद जो लूफी है, टाउन के मेयर और वहाँ जितने भी लोग होते हैं सभी के सभी वहाँ पे शॉक हो जाते हैं। और जो बैंडिट्स का लीडर होता है वो अपने बचाव में बोलता है कि इस बच्चे ने हमसे पहले पंगे लिए थे, और उसकी इस बातों को जो सैंक होता है वो इग्नोर करते हुए बोलता है कि इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे ऊपर कितने की बाउंटी है। और ये सुनने के बाद बैंडिट्स का जो लीडर होता है उसका फट के 4 हो गया होता है और वो वहाँ पे स्मोक बॉम्ब मार के वहाँ से भाग जाता है। और जब वहाँ से स्मोक हटता है तो हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि जो बैंडिट्स का लीडर होता है वो वहाँ पे अपने साथ साथ लूफी को भी लेके वहाँ से भाग गया होता है। और तभी हमें यहाँ पे शैंक को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है लूफी को लेके, लेकिन उसके जितने भी क्रूमेट्स होते हैं वो वहाँ पे उसके कैप्टन को जैसे तैसे भी वहाँ पे संभालते हैं और अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं लूफी को और उस बैंडिट्स को ढूंढने के लिए। और तभी हमें वहाँ पे एक नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है बोट का, जहाँ पे बैंडिट्स का लीडर लूफी को लेके आ गया होता है और वो बोलता है हम काफ़ी दूर आ गए हैं और किसे लगेगा कि एक बैंडिट्स जो कि एक बोट के सहारे भाग रहा है। और तभी हमें दिखाया जाता है वो लूफी को बोलता है कि मैं तुम्हारा बस एक होस्टेज की तरह इस्तेमाल करने वाला था, लेकिन अभी तुम बेकार हो। और वो लूफी को बताता है कि इससे पहले उसने 56 लोगों को मौत के घाट उतार कर रखा है जिसने उसके साथ पंगे लिए हैं। और ये सुनने के बाद जो लूफी है वो उस बैंडिट के लीडर को एक पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो बैंडिट्स का जो लीडर होता है वो लूफी को एक लात मार के उसे ओशियन में फेंक देता है। और तभी हमें यहाँ पे पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उस बार पे जितने भी बैंडिट्स होते हैं वो वहाँ पे आए होते हैं और उन पायरेट्स के बारे में मजाक उड़ा रहे होते हैं और भरा बुला बोल रहे होते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है ये सब सुनने के बाद लूफी का पारा जो कि हाई हो जाता है और वो बोलता है कि डोंट अंडर एस्टिमेट सैंक, सैंक को कम समझने की भूल मत कर। और इतना सुनने के बाद वो जो बैंडिट्स होते हैं उसी के बाद वो लूफी को वहाँ पे काफ़ी बुरी तरीके से धोने लग जाते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है एक और नेक्स्ट सीन जहाँ पे जो लूफी होता है उसे बैंडिट्स के लीडर ने एक लात मार दिया होता है और उसे पानी में फेंक दिया होता है। और जो लूफी होता है वो वहाँ पे तैरने की कोशिश करता है, लेकिन उसने डेविल फ्रूट खाया होता है इसलिए वो वहाँ पे तैर नहीं पाता। और तभी हमें वहाँ पे दिखाया जाता है कि जो बैंडिट्स का लीडर होता है जो बोट से लूफी की तरफ देख रहा होता है उसके पीछे एक सी मॉन्स्टर आ गया होता है और वो सी मॉन्स्टर उस बैंडिट्स के लीडर को एक ही बाइट में उसके साथ साथ उसके बोट को भी खा जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सी मॉन्स्टर लूफी की तरफ देखता है और वो काफ़ी तेज़ी से लूफी को खाने के लिए उसकी ओर आ ही रहा होता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एंड टाइम में सैंक आ जाता है जो लूफी को वहाँ पे उस सी मॉन्स्टर के चंगुल से बचा लेता है। और तभी हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो शैंक उस सी मॉन्स्टर की तरफ देख के कहता है गेट लॉस्ट, लेकिन तब भी वो सी मॉन्स्टर सैंक की तरफ ही देख रहा होता है। और तभी पता नहीं उस सी मॉन्स्टर को सैंक की आंखों में क्या दिखता है कि वो वहाँ से डर के मारे 9-2-11 हो जाता है। फिर जो सैंक है वो वहाँ पे लूफी को थैंक्स बोलता है क्योंकि जो माकिनो होती है वो वहाँ पे जो भी बार में जो भी सीन हुआ होता है उसके बारे में सैंक को बता दी होती है। और सैंक को पता चल जाता है कि जो लूफी है वहाँ पे उन बैंडिट्स के सामने जो सैंक्स और उसके जो क्रूमेट्स हैं उनका स्टैंड ले रहा होता है और इसी की वजह से इतना बड़ा जो सीन खड़ा होता है वो हो गया होता है। और जो लूफी होता है वो फिर भी सैंक की तरफ देखकर रो रहा होता है और सैंक उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हमें एक सीन दिखाया जाता है कि जो सैंक है उसका एक हाथ होता है उसे जो सी मॉन्स्टर होता है वो खा गया होता है। और तभी दिखाया जाता है लूफी उसी कारण से काफ़ी ज़ोर ज़ोर से वहाँ पे रोने लगता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो सैंक है और उसके जितने भी पायरेट्स क्रू मेंबर होते हैं वो सभी उस विलेज से जा रहे होते हैं। और जो लूफी है वो बोलता है क्या तुम इस बार सही में जा रहे हो? और जो सैंक है वो उसके जवाब में बोलता है हाँ हम इस बार जा रहे हैं, हम इस विलेज में काफ़ी दिनों तक रह चुके हैं और अब समय आ चुका है कि हमें यहाँ से जाने का है। जो सैंक होता है वो लूफी को बोलता है क्या तुम अपसेट हो? तो लूफी बोलता है हाँ, पर मैं तुम्हें यहाँ पे रुकने के लिए बिल्कुल भी फोर्स नहीं करने वाला क्योंकि मैं भी एक दिन खुद से पायरेट बनूंगा और अपना खुद का क्रू बनाऊंगा जो तुम्हारी क्रू की तरह ही स्ट्रांग होगा और वर्ल्ड के सबसे बड़े खजाने को ढूंढूंगा और पायरेट किंग बन जाऊंगा। लूफी की इस बात को सुनने के बाद जो सैंक होता है वो अपना जो हेट होता है स्ट्रॉ हेट उसे वो लूफी को गिफ्ट कर देता है और बोलता है ये हेट मेरी काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है और ये हेट मैं तुम्हें देता हूँ।
और जब तुम फ्यूचर में ग्रेट पायरेट बन जाओगे तो तुम इसे मुझे वापस कर देना। और ये बोलने के बाद जो शैंक वो वहाँ से चला जाता है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है, जो शैंक होता है और उसके जितने भी क्रूमेट्स होते हैं वो उस टाउन से जा रहे होते हैं और उस विलेज के काफ़ी सारे लोग वहाँ पे शैंक को फेयरवेल देने के लिए वहाँ पे आए होते हैं सी पोर्ट में। और हमें दिखाया जाता है कि जो लूफी होता है वो वहाँ पे शैंक और उसके क्रूमेट्स को जाते हुए देख रहा होता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जो कि होता है 10 साल बाद का, और वहाँ पे वही सीन वापस से दोहराया जाता है। जो लूफी होता है उसे वहाँ पे टाउन के काफ़ी सारे लोग वहाँ पे फेयरवेल करने के लिए आए होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि जो लूफी है वो इस अभी 10 साल का हो चुका है और वो इस बार अपनी छोटी सी बोट में निकल पड़ा है अपने इस सफ़र में। और मौसम काफ़ी ज़्यादा साफ़ होता है और जब लूफी अपने सफ़र में जा ही रहा होता है तभी हमें दिखाया जाता है कि उस सी में वही सी मॉन्स्टर आ जाता है जो 10 साल पहले लूफी के ऊपर अटैक करने वाला होता है और वो वहाँ पे लूफी के ऊपर अटैक ही करने वाला होता है। लेकिन जो लूफी होता है वो इस बार काफ़ी ज़्यादा तैयार होता है और वो बोलता है चलो मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि इन बीते हुए 10 सालों में मैंने क्या क्या सीखा। और तभी हमें दिखाया जाता है जो लूफी होता है वो वहाँ पे अपना गोमू गोमू नो पिस्टल अटैक करता है और उस सी मॉन्स्टर को काफ़ी ज़ोर का पंच मारता है। उसके बाद हमें जो दिखाया जाता है जो सी मॉन्स्टर होता है उसको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ज़ोर की लगी होती है और जो लूफी होता है वो उसको बोलता है अब बताओ इसका टेस्ट कैसा था। फिर हमें दिखाया जाता है जो सी मॉन्स्टर होता है उसे लूफी का ये पंच काफ़ी ज़्यादा ज़ोर का लगा होता है और वो वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो लूफी होता है वो ओशियन की तरफ देख रहा होता है और बोलता है कि सबसे पहले तो मुझे फ्रेंड्स ढूंढने पड़ेंगे, आई होप मैं यहाँ पे 10 बंदे तो ढूंढ ही लूँगा। उसके बाद मैं अपना खुद का फ्लैग बनाऊंगा, देन आई विल बिकम द किंग ऑफ पायरेट। और इसी के साथ यहाँ पे जो लूफी होता है उसका जर्नी स्टार्ट होता है और हम आज की इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। और हाँ, एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा कि जो रोमेंस डॉन आर्क वो यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है। रोमेंस डॉन आर्क का जो बचा हुआ पार्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में हम जितने भी रोमेंस डॉन आर्क के एपिसोड हैं सभी के बारे में बात करने वाले हैं। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए और सबसे पहले आप हमारी फ्रेश न्यू वीडियो को देख सको। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते किसी और नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड